नमस्ते बच्चों, आज हम छठी कक्षा का हिंदी विषय छठा पद्य पढ़ेंगे। स्वास्थ्य संपदा। इसके लेखक है महात्मा गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात। मृत्यु 30 जनवरी 1948। परिचय। आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। आइए परिच्छेद पढ़ें। येरौड़ा मंदिर 8/11/32। यहाँ 8 तारीख है, 11वां महीना है और 32 साल है। आगे देखें। ची जमनालाल। यहाँ ची का अर्थ है चिरंजीव। चिरंजीव अपने से आयु में छोटे व्यक्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। आओ पढ़ें आगे। तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो, ना लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। इस परिच्छेद में बापूजी जमनालाल से कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें स्वास्थ्य के बारे में विचार बताए थे मैं उन पर स्वयं दृढ़ हूँ। यहाँ दृढ़ का अर्थ होता है पक्का। हमें अपने शरीर को एक अमानत समझकर उसकी रक्षा देखभाल करनी चाहिए। खाने में शुद्ध शहद और दूध लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फलों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। आइए दूसरा परिच्छेद देखें। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो ये ठीक ही है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी होगी वो सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। मक्खन दूध काफ़ी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वज़न के ऊपर है। वज़न के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चौकर मिला हुआ होना चाहिए।
यदि गेहूँ बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। इस परिच्छेद में बापू कहते हैं कि जैतून की तेल की जगह हमें मक्खन इस्तेमाल करना चाहिए। मक्खन में विटामिन ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें हरी सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। भिन्न भिन्न की हरी सब्जियों में ज़्यादा विटामिन होते हैं और गेहूं को भी अच्छी तरह चौकर, उसका गेहूं का आटा चौकर मिला हुआ होना चाहिए। यहाँ चौकर का मतलब है, अर्थ है गेहूं का आटा छानने के बाद बचा हुआ भाग जो बच जाता है। अगला परिच्छेद देखें। फल में ताज़े अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है। इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? यहाँ बापू कहना चाहते हैं जमुना लाल से कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फलों का उपयोग करना चाहिए और फल अगर हम सुबह भूखे पेट खाते हैं तो उसका हमें ज़्यादा फ़ायदा हमारे शरीर को मिलता है। यहाँ एक कहावत दी गई है, सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी। आइए आगे पढ़ें। सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। बापू कहते हैं कि हमें सुबह गर्म पानी पीना चाहिए जिससे हमारे शरीर को और ताकत मिलती है और हमारा शरीर दिन भर अच्छे से काम करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें खुली हवा में शुद्ध हवा लेनी चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। आइए आगे पढ़ें। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। यहाँ बापू कहते हैं इस परिच्छेद में कि हमें 24 घंटे शुद्ध हवा लेनी चाहिए। शुद्ध हवा हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही आवश्यक है और सुबह की धूप में भी हमें रहना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही, वहाँ जो साथी रहते हों और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे। बापू के आशीर्वाद। तो बच्चों, हमने इस पत्र में देखा कि बापू जमुना लाल को अपने स्वास्थ्य के बारे में कह रहे हैं कि हमें जो है हमेशा नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और संतुलित भोजन ही लेना चाहिए। स्वस्थ जीवन ही हमारी पूंजी है। आइए इसमें नए शब्द जो बताए गए हैं उन्हें देखें। अमानत, धरोहर, थाती, निर्दोष, दोष रहित, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, उद्वेग, प्रबलता, इजाज़त, अनुमति, चोकर, गेहूं का आटा
छानने के बाद बचा हुआ भाग। आइए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर देखें। पहला प्रश्न, जैतून के तेल की जगह मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए? उत्तर, मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते, इसलिए जैतून की जगह मक्खन लिया जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न, रक्षक का धर्म कौन सा है? उत्तर, रक्षा करना रक्षक का धर्म है। तीसरा प्रश्न, किन किन सब्जियों की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है? उत्तर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब्जियों की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। आइए चौथा प्रश्न पढ़ें। फेफड़ों के लिए क्या अति आवश्यक है? शुद्ध हवा फेफड़ों के लिए अति आवश्यक है। आओ अगला प्रश्न देखें। बताओ तो सही, संतुलित आहार पर 5 वाक्य बोलो। ऐसा भोजन या आहार जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो। 2. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल, पानी, इन सभी तत्वों को संतुलित मात्रा में आहार में शामिल हो। 3. ये सभी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। 4. संतुलित भोजन का सेवन करने से हम स्वस्थ रहेंगे। 5. मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ जीवन जीने का आनंद देगा। भाषा की ओर। निम्न विशेषण शब्दों के अपने वाक्यों में प्रयोग करके उनके प्रकार लिखो। 5. यही, कुछ, मीठी। विशेषण के 5 प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। यहाँ 5 संख्यावाचक विशेषण हैं। वाक्य, 5 बालक खेल रहे हैं। यही, ये सार्वनामिक विशेषण हैं। वाक्य, गांव में रात भर यही चर्चा रही। कुछ परिमाणवाचक विशेषण। वाक्य, आकाश में कुछ बादल हैं। मीठी, गुणवाचक विशेषण। वाक्य, कोयल की बोली मीठी होती है। आइए इस पत्र में आए हुए क्रिया शब्दों के द्वारा क्रिया के भेद समझते हैं। यहाँ कुछ तस्वीरें दी गई हैं। पहली तस्वीर देखिए। लड़का खेलता है, लड़की पढ़ती है, बच्चा दौड़ता है, मछली तैरती है। खेलता है, खेलना, पढ़ती है, पढ़ना, दौड़ता है, दौड़ना, तैरती है, तैरना। ये शब्द किसी न किसी क्रिया या काम को सूचित करते हैं। ये सभी क्रियाएं हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं।
क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद है। एक अकर्मक क्रिया, दो सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, सामने परी खड़ी थी, बच्चे हंस रहे हैं, आकाश सो रहा है। दूसरा सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। परी ने राजेश को इनाम दिया। यहाँ हम प्रश्न पूछेंगे। पहला, परी ने किसे इनाम दिया? राजेश को। प्रश्न दूसरा, परी ने राजेश को क्या दिया? इनाम। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होगी। उदाहरण, अहमद सेब खा रहा है, शुभम पूर्वी को मिठाई खिला रहा है, नर्स ने रोगी को दवा दी। आइए पत्र लेखन की विविध जानकारी प्राप्त करें। प्रत्येक व्यक्ति को कभी ना कभी पत्र लिखना पड़ता है। पत्र के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। पत्र लिखना एक कला है। पत्र अच्छी शैली और शुद्ध भाषा में लिखना चाहिए। पत्र लिखने की जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को होनी चाहिए। पत्रों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक औपचारिक पत्र, दो पारिवारिक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र आते हैं और पारिवारिक पत्र में परिवार के सगे संबंधियों के बीच जो पत्र व्यवहार होता है उसे हम पारिवारिक पत्र कहेंगे। तो बच्चों, आज हमने इस पत्र के माध्यम से बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। एक, हमें अपने शरीर को शुद्ध हवा और संतुलित आहार देकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। दूसरा, विशेषण के प्रकार। तीसरा, क्रिया और क्रिया के भेद। और चौथा, पत्र लेखन के प्रकार। धन्यवाद।